नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 22 अक्टूबर है। तो फ्रेंड्स, अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों से एक वीडियो के माध्यम से चर्चा की थी कि यूपी में टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कब तक शुरू होगी। तो यहाँ पर यही खबर आज के अखबारों में भी है। सेम वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि ये परीक्षा कब तक हो पाएगी, और तिथि भी लगभग आपकी एग्जैक्ट वही जा रही है जो कि मैंने आपको पहले ही अवगत कराया था। तो यहाँ पर जो आज के अखबार हैं उसमें ख़ास तौर से ये बात लिखी गई है कि महाकुंभ के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती, करना होगा इंतज़ार। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अक्टूबर अब लगभग बीतने वाला है, लगभग एक सप्ताह का समय और बचा हुआ है। नवंबर दिसंबर में ये परीक्षा संभव नहीं है, और इसके बाद जनवरी फरवरी में महाकुंभ का आयोजन होगा। महाकुंभ के बाद यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से ये जो प्रक्रिया है परीक्षा की, ये अब यूपी बोर्ड की परीक्षा के बाद ही संभव हो पाएगी। यानी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है, इसमें आपके पास काफ़ी वक्त है। लगभग 4 से 5 महीने के बाद ही ये परीक्षा संभव हो पाएगी। और फिलहाल अगर हम बात करें कि नई शिक्षक भर्तियां कब तक आ रही हैं, जिसमें प्राइमरी की शिक्षक भर्ती, इसके अलावा नई टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की शिक्षक भर्ती, तो फ्रेंड्स उसके बारे में यहाँ पर एक अपडेट है। और इस अखबार में छपी खबर के मुताबिक मैं आपको बता दूं तो फिलहाल आयोग के पास 2 प्रमुख भर्तियां अभी लंबित हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है, ये 2 भर्तियां अभी जो हैं फिलहाल 2022 की हैं, और इसकी परीक्षा अभी तक आयोग नहीं करवा पाया है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो नई भर्तियां हैं वो कब तक आएंगी, तो उसके बारे में भी यहाँ पर अपडेट ये मिल रही है कि फिलहाल आयोग ने संबंधित विभागों को पत्र भेजकर रिक्त पदों का अध्याचन मांगा है। हालांकि आयोग को नई भर्ती के लिए अब तक कहीं से भी कोई भी अध्याचन नहीं मिला है। तो अभी तक कोई अध्याचन आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है, चाहे वो प्राइमरी का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे वो किसी भी अन्य शिक्षक भर्ती का हो। तो अगर आयोग को जल्द अध्याचन मिल जाता है तो भी आवेदन की जो प्रक्रिया है इसे शुरू होने में कम से कम 1 माह का वक्त तो लग ही जाएगा। महाकुंभ के आयोजन में 2.5 माह से कम वक्त रह गया है, और प्रशासन के सभी अफसर महाकुंभ के आयोजन में व्यस्त हो जाएंगे। परीक्षा के लिए पुलिस फोर्स भी नहीं मिल सकेगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि दिसंबर तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। परीक्षा तिथि घोषित करने से पहले यह भी देखना होगा कि किसी अन्य परीक्षा तिथि से वह तिथि न टकराए। ऐसे में दिसंबर तक कोई भी लंबित परीक्षा करा पाना मुश्किल होगा। लंबित और नई परीक्षाएं अब महाकुंभ के बाद ही कराए जाने की तैयारी है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ पर बात यही है कि अब आपकी जो परीक्षाएं हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही इंडिकेट किया था कि परीक्षाएं आपकी मध्य मार्च के बाद, अगर बहुत जल्दी हुआ तो मध्य मार्च के बाद ही परीक्षाएं संभव हो पाएंगी। हालांकि अखबार तो यहाँ पर लिख रहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए कम से कम 6 माह तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो अखबार की अपनी कहानी है, लेकिन आप लोग मान चलिएगा फिलहाल ये गलत भी नहीं है कि मार्च से पहले आपकी परीक्षा संभव नहीं हो पाएगी। परिस्थितियां ही इस प्रकार की हैं कि परीक्षा अगर आयोग चाहे भी तो करवा नहीं सकता है। तो ये तो हो गई है आपकी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एग्ज़ाम डेट और नई भर्तियों की जो हालत है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हुई कि नई भर्तियों के लिए फ़िलहाल अभी जो है अध्याचन ही प्राप्त नहीं हुए हैं, और अध्याचन जब प्राप्त होगा तो उसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कई सारे अभ्यर्थी ये जानना चाह रहे हैं कि अगली टीजीटी पीजीटी परीक्षा या फिर प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा में, देखो प्राइमरी में तो एज लिमिट पहले से ही रही है, उसमें 40 साल एज लिमिट रहती है। इसके बाद 5 साल की छूट भी जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनको मिल जाती है। लेकिन अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में, तो दोस्तों अभी तक टीजीटी पीजीटी में, यूपी टीजीटी पीजीटी में और यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अपर एज लिमिट तय नहीं होती है। आगामी भर्ती में भी इस बात की पूरी संभावना है कि कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रहेगी। तो आप लोग बिल्कुल भी जो है इस बात को लेकर चिंतित ना हो कि एज लिमिट तय की जाएगी, क्योंकि कुछ दिन पहले जो एक नोटिस वायरल हुई थी वो फेक थी। तो उस पर ना जाएं। आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, मन में संशय ना रखें, क्योंकि संशय जो होता है ना ये आपकी एनर्जी को ख़त्म कर देता है। तो देखो, ये बात करेंगे अब सीटीटी एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटीटी की जो अगली परीक्षा दिसंबर में होनी है, और फिलहाल जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 16 अक्टूबर को पूरी हो चुकी है। और अब अगर कोई त्रुटि हो गई है आपसे तो आप त्रुटि को सुधार सकते हैं।
तो त्रुटि सुधार में आवेदक अपने नाम, माता पिता के नाम, लिंग, जन्म की तारीख, श्रेणी समेत अन्य ब्यौरे में 25 अक्टूबर तक सुधार कर सकेंगे। तो सुधार की जो प्रक्रिया है सीटीटी में, वो उसके लिए लिंक जो है ओपन कर दिया गया है, तो आप लोग जाकर अभी अपना जो फॉर्म है उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और देखो ये जो परीक्षा है ये 14 दिसंबर को होगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि 13 दिसंबर को बीपीएससी की पीसीएस की परीक्षा होनी है, बिहार पीसीएस की। 14 को सीटीटी की परीक्षा होगी। इसके बाद संभावना बन रही है कि 7-8 दिसंबर को यूपी पीसीएस की परीक्षा और मतलब 22 दिसंबर के आसपास आपकी आरओ की परीक्षा करवाई जाएगी। तो दिसंबर का महीना अत्यधिक महत्वपूर्ण और बहुत ही व्यस्ततम है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो बिल्कुल भी समय ज़ाया ना करें। करंट अफेयर आप लोग पढ़ते रहें। करंट अफेयर के लिए आप लोग ये जो पीडीएफ है इसको भी ले सकते हैं। फिलहाल इस पीडीएफ की खासियत ये होती है फ्रेंड्स कि इसमें आपको सारे स्टैटिक भी एक साथ दे दिए जाते हैं बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन देखिए कि आईआईटी दिल्ली की सड़क सुरक्षा पर भारत स्थित रिपोर्ट 2024 के अनुसार सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु कहाँ पर होती है। तो पहले स्थान पर तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पर तेलंगाना है, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। सबसे कम रोड एक्सीडेंट मृत्यु होती है पश्चिम बंगाल और बिहार में। तो इससे संबंधित जो अन्य तथ्य हैं वो भी यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, लेकिन समय तो देना ही पड़ेगा क्योंकि परिश्रम का कोई विकल्प यहाँ पर नहीं उपलब्ध होता है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 307 नायब तहसीलदार और 1886 राजस्व निरीक्षक की भर्ती के बारे में न्यूज़ आ रही है। और खबर ये है कि राजस्व परिषद नायब तहसीलदार के 307 और राजस्व परिषद के 1886 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। राजस्व परिषद ने शासन को नए पदों को स्वीकृत करने का प्रस्ताव भेज दिया है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद इन पदों को भरने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो 2 पद हैं, नायब तहसीलदार के 307 पद हैं और राजस्व निरीक्षक के 1886 पद हैं। तो प्रदेश में इस समय नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक की काफ़ी कमी है। राजस्व परिषद में बीते दिनों हुई एक बैठक में बनी सहमति के आधार पर राजस्व परिषद ने शासन को पद बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। इसके मुताबिक मौजूदा वक्त में यूपी में नायब तहसीलदार के 1234 पद हैं। इनके 307 और पद बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिसके बाद कुल संख्या हो जाएगी कितनी, 1541। इसी प्रकार राजस्व निरीक्षक के अभी कुल पद कितने हैं, 4281 हैं। 1886 पद बढ़ाए जाएंगे तो फिर इसके बाद कुल पद हो जाएंगे 6167। तो ये पद जो है बढ़ाने की तैयारी है और अगर पद बढ़ते हैं तो उसके बाद भर्ती भी की जाएगी। तो जब भर्ती की जाएगी तो विज्ञापन जारी होगा, तब उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल देखो यहाँ पर बात हो रही है यूपी पीसीएस और आरओ परीक्षा के बारे में। कल मैंने इसके बारे में आपको अपडेट दिया था कि जो बहुत बड़ी संख्या में छात्र जो थे वो आयोग के गेट नंबर 2 पर पहुँचे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भारी संख्या में पुलिस बल भी वहाँ पर मौजूद रहा था और अंततः शाम को सभी छात्रों की जो वार्ता हुई है वो सचिव से हुई है। और यहाँ पर सचिव ने जो आश्वासन दिया था उसके बारे में लाइव वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए डाला था, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अपडेट ये है कि जो बच्चे पहुँचे थे वहाँ पर उन लोगों की वार्ता सचिव से हुई। सचिव ने उन्हें आश्वासन दिया है कि देखो, अभी 2 दिनों के लिए परीक्षा की कोई योजना आयोग ने नहीं बनाई है। अभी इस पर अपडेट आना जो है वो बाकी है और जिलों से मांगी गई है परीक्षा केंद्रों की सूची। और परीक्षा केंद्रों की सूची प्राप्त होने के बाद जैसी स्थिति बनेगी उस प्रकार से निर्णय लिया जाएगा। सचिव ने यहाँ पर छात्रों को ये भी आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में प्रयास किया जाएगा कि ये परीक्षा 2 शिफ्ट में नहीं बल्कि एक ही शिफ्ट में करवाई जाए। तो इसी आश्वासन के साथ वो अंदर चले गए और फिलहाल जो धरना प्रदर्शन था वो भी समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर सचिव ने कहा है कि अभी मतलब 2-3 दिनों के अंदर जो है स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा कि परीक्षा केंद्र जो हैं वो कितने मिल रहे हैं और किस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाएगी। फिलहाल यहाँ पर छात्र किसी भी कीमत पर इस परीक्षा को एक ही शिफ्ट में कराने के लिए आंदोलनरत हैं और प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर आयोग को भी इस बात को समझना चाहिए, अभ्यर्थियों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है और निश्चित रूप से ये मांग बिल्कुल जो है ऑथेंटिक है कि अगर परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में हुई तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी और नॉर्मलाइजेशन जो है वो किस प्रकार से जो है न्याय कर सकेगा। क्योंकि देखो क्या होता है ना, विषयवार जब होता है, जो पहले होता था ना आपका स्केलिंग करवाई जाती थी विषयवार, तो ये तो माना जा सकता था कि चलो ठीक है, कुछ विषयों में अंक अधिक मिलते हैं, कुछ विषयों में अंक जो हैं वो कम मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सही बात है,
यहाँ पर जब सचिव से वार्ता हो रही थी तो किसी अभ्यर्थी ने कहा था कि सर आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण जो है कर्नाटक का युद्ध था या फिर मैसूर का युद्ध था, और किस में आप अंक काटेंगे, किस में आप अंक बढ़ाएंगे। बिल्कुल जायज़ क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से फ़िलहाल इसके बारे में काफ़ी कवरेज है आज के अखबारों में भी, और सचिव ने आश्वासन दिया है कि वो छात्रों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फ़िलहाल अभी निर्णय नहीं लिया गया है, आगे निर्णय लिया जाएगा। और देखो यहाँ पर एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है, OTR से संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि बिना OTR के आप UPPSC की किसी भी परीक्षा में आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो OTR बहुत ही मस्ट है। अच्छा, जो लोग ये जानना चाहते हैं क्या हर साल OTR होता है, तो OTR हर साल करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने OTR कर दिया तो फिर आपको OTR की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आप कुछ डेटा अपडेट करना चाहें तो उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप OTR करते हैं तो आपकी ईमेल ID और आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाता है। उसके बाद वेरिफिकेशन होने के पास ही आपका जो OTR नंबर है वो शो होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है कि कोई तकनीकी गड़बड़ी जिसकी वजह से जो आपकी ईमेल ID है उस पर OTP नहीं जा रहा है। तो अब ईमेल ID OTP को यहाँ पर वैकल्पिक कर दिया गया है, और सिर्फ मोबाइल पर जो OTP आएगा उसी के आधार पर OTR की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। लेकिन एक अपडेट यहाँ पर ये भी है कि जो आपकी ईमेल ID है उसको भी वेरीफाई करना मस्ट है। यानी कि आपका जो OTR है वो मोबाइल की OTP से हो जाएगा, लेकिन बाद में जब ये तकनीकी दिक्कत दूर होगी तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज जाएगा कि अब आप अपना जो ईमेल ID है उसको भी लॉगिन करके वेरीफाई कर लें। तो दोनों ही वेरिफिकेशन मस्ट है, लेकिन वर्तमान समय में केवल मोबाइल OTP से ही आप OTR प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसके बारे में ये नोटिस यहाँ पर पब्लिश की गई है। और देखो दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे अब बिहार के बारे में। तो बिहार पुलिस भर्ती के 78,000 पदों को अगले 6 माह में भरने के लिए मुख्यमंत्री ने यहाँ पर निर्देश दे दिए हैं, और कहा है कि कुल मिला के 78,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाए। सोमवार को सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित कर रहे थे, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि कुल मिला के जो 78,000 पद हैं इस पर अगले 6 महीने में बहाली की जाए। तो इस कार्यक्रम में उन्होंने 1239 नवनियुक्त पुलिस अवर निरीक्षकों की नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए हैं, और इसमें से 442 जो हैं वो महिलाएं हैं। तो बिहार में तो फिलहाल जो भर्तियां चल रही हैं बहुत बड़ी संख्या में चल रही हैं, और यूपी में भी जो बच्चे हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि इसी तर्ज पर यूपी में भी भर्तियां आनी चाहिए, लेकिन यूपी में फ़िलहाल तो अभी सूखे की स्थिति है। PDF के लिए आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, आपको मंथली PDF और पूरे साल की PDF एक साथ उपलब्ध करवा दी गई है, और इसका जो लिंक है वो पहले कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।